स्टूडेंट्स, राज व्यवस्था की प्रैक्टिस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग इस श्रृंखला में हर एक प्रैक्टिस सेट का आप आंसर दीजिएगा और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। इंडियन पॉलिटी की अभ्यास सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने 10-10 क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास सीरीज यहाँ से शुरू कर रखी है। और अगर आप इसको सही तरीके से देखते हैं और इसके नोट्स भी बनाते हैं तो यूपी पीसीएस के पेपर में, आरओ एआरओ के पेपर में, बीईओ के पेपर में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की अभ्यास सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए, पॉज करके आप लोग आंसर दीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 12 जुलाई 1947 को अपनाया। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आपको इसमें से कोई एक या दो पता है। तो पहला अगर आप देखें, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये कूट दिए, इसमें कौन सही है या कौन से सही है। तो एक सही है, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक होगा वो आंसर होगा। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक है, तो ये आंसर होगा। लेकिन सी और डी में एक नहीं है, तो इसलिए आंसर यहाँ सी और डी नहीं होगा। 50% आपको पता चल गया, 50% आपको पता चल गया। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 21 तीलियां हैं। 21 तीलियां नहीं स्टूडेंट्स, 24 तीलियां होती हैं। तो फिर दूसरा भी गलत हो गया, तो दूसरा यहाँ पर है, तो ये गलत हो गया, तो 3 कट गए। अब आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इलिमिनेशन मेथड से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं इस अभ्यास सीरीज का दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण के क्वेश्चन यूपी पीसीएस और यूपीएससी में, आरओ में, बीओ में बहुत पूछे जाते हैं। कथन लिखा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण लिखा है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इस क्वेश्चन में चेक करना होता है पहले कि दोनों कथन और कारण जो लिखे वो सही हैं कि नहीं, और अगर दोनों सही हैं तो कारण कथन की व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये इसमें चेक करना होता है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता, बात सही है। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो है वो संविधान में उसका जो स्रोत दिया है उससे पता चलता है। ठीक है, तो पहला सही है। कारण इसका आप देखते हैं, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, मतलब ये दुनिया के बहुत सारे देशों से इसको हमने थोड़ा थोड़ा लिया है, भी सही है। लेकिन इसके कथन के पीछे ये कारण सही नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, कथन पढ़ो और फिर कारण पढ़ने के पहले इसलिए जोड़ दो। अगर वो कॉन्सेप्ट पर सही उतरता है तो व्याख्या करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए मतलब क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कथन और कारण दोनों इंडिपेंडेंट सही है अपनी जगह पर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको इसको बता देंगे। और अगर आप हमसे, या तो कॉल भी आप कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट, अगर इसमें कोई डाउट हो तो हम आपको बता देंगे। ओके, तो चलते हैं इस अभ्यास श्रृंखला का अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी संविधान सभा के ड्राफ्ट को चेक करने के लिए, उसमें कहता है क्या क्वेश्चन कि बी.आर. अम्बेडकर के अलावा और इसमें कितने सदस्य थे। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन रखने का मेरा एक यहाँ पर इरादा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के जो जितने मेंबर थे, वैसे मैं आपको बता दूं इसका आंसर बी होगा, 6 होंगे मेंबर, मतलब इसमें थे 1 + 6, इसका मतलब एक अध्यक्ष और 6 और। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके जो 6 मेंबर और थे वो कौन कौन थे उनको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, 6 मेंबर्स के नाम आपको याद करने हैं, पूछे जाते हैं, पीसीएस पे पूछा गया है। दूसरा, जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ये कब हुआ था गठन, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा,
प्रारूप समिति आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, 1 + 6 थे यानी टोटल 7 थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्य सदस्य पूछें तो 6 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं, रफी अहमद किदवई। आंसर होगा सी। तो स्टूडेंट 1937 का जो चुनाव है वो आप देख लीजिएगा, और ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा था प्रारूप समिति से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। फैक्चुअल है, आप इसको लर्न कर लीजिए, लेकिन पूछा बहुत ज्यादा है, ये एक स्टार क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए अब श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टार लगा दीजिए। स्टूडेंट इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा BN राव। चलिए इस सीरीज के हम लोग क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। सारे बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए ये। चलिए बताइए इसका आंसर। BR अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के थे, ये होंगे नहीं। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के थे, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो जितने भी प्रांतीय संविधान, प्रांतीय की जो बात आती है तो वो सरदार पटेल उसका आंसर होता है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए इस श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो स्टूडेंट आपको संविधान पांडुलेखन समिति तैयार करनी है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं है कि इसके सिर्फ आपको आंसर रटने हैं। टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन को देखते हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को बदल दिया पांडुलेखन समिति से तो फिर आप पांडुलेखन समिति को पहले से तैयार कर लीजिए, है ना। तो यहां पर लिखा है कि कौन सदस्य नहीं था, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, पांडुलेखन समिति में नहीं थे, कभी नहीं थे ये। ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी थे, AK अय्यर थे। लेकिन स्टूडेंट्स पांडुलेखन समिति को पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी 1945 में वहाँ पर चुनाव हुआ था ब्रिटेन में, और वहाँ पर लेबर पार्टी की विजय हुई थी, और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। और क्लीमेंट एटली ने ही भारत में साइमन कमीशन भेजा था, और लॉर्ड माउंटबेटन को भी उसी ने भेजा था भारत की आज़ादी के लिए। तो फिर जो क्लीमेंट एटली था वो किस पार्टी का था, लेबर पार्टी का। इसका मतलब है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। आंसर होगा सी। और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे कंफ्यूजन भी हो जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो इसका आंसर होगा बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के श्रृंखला में 10 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। अगर आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, हाँ घंटी के बटन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ये सीरीज मिलती रहे टाइम से। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं।